मेकर में आप सभी का स्वागत है। एसएससी जीडी की श्रृंखला के अंतर्गत हम ये 13वें नंबर का वीडियो लेकर के आए हुए हैं। आशा है कि आपको 12 वीडियो पसंद आए होंगे, ठीक है। और उनमें जो प्रश्न हैं आप देखे होंगे कि प्रश्न कैसे पहला पेपर दूसरे से मिल रहा है। हर एक पेपर में कुछ ना कुछ ऐसा है जो अगले पेपर में एग्जाम में पूछा जा रहा है, अतः एनालिसिस का फायदा स्पष्ट अगले पेपर में दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो बढ़ते अपने प्रश्नों की तरफ। देखें पहला प्रश्न क्या है के पास भारत में माइक्रो फाइनेंस को विनियमित करने का अधिकार होता है। मतलब किसके पास? ऑप्शन है आपके भारतीय स्टेट बैंक, दूसरा है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा है भारतीय ग्रामीण बैंक और चौथा है भारतीय रिजर्व बैंक। याद रखें जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो आरबीआई के पास, आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास भारत में माइक्रो फाइनेंस को विनियमित करने का क्या है? आरबीआई की स्थापना जो है ये 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना होती है और आरबीआई जो है ये सरकार के बैंकर के रूप में काम करता है। सरकार के बैंकर के रूप में काम करता है, ठीक है। जिसके पहले गवर्नर थे वो थे ओसबोर्न स्मिथ। आरबीआई के पहले गवर्नर का नाम था ओसबोर्न स्मिथ, ठीक है। ये आरबीआई के पहले गवर्नर थे। जबकि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर का नाम है सीडी देशमुख। सीडी देशमुख के स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर थे, ठीक है। तो आरबीआई के बारे में ये जाने, ठीक है। तो माइक्रो फाइनेंस को कौन विनियमित करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या है। नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश भारत के राज्यपाल हैं? ये यहाँ गलत है, उत्तर प्रदेश नहीं। कौन भारत के राज्यपाल हैं? तो भारत के राज्यपाल टाइम की कौन थी 2022 में? आनंदीबेन पटेल, ठीक है। तो वो आपका, अच्छा, उत्तर प्रदेश भारत के राज्यपाल लिखा है यहाँ पर। यहाँ पर ये भारत नहीं होना चाहिए, यहाँ पर स्टेट का राज्यपाल होता है। तो यहाँ पर क्या सही होगा? उत्तर प्रदेश सही है, लेकिन भारत उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल होना चाहिए। इसने थोड़ा सा मिसप्रिंट के कारण भारत लिख दिया है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल 2022 के, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखें एशियाई खेल 2018 का आदर्श वाक्य यानी मोटो क्या था? 2018 का आदर्श वाक्य पूछा है कि क्या था? तो 2018 का आदर्श वाक्य था एनर्जी ऑफ एशिया। एनर्जी ऑफ एशिया ये एशियाई खेल 2018 का आदर्श वाक्य था, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखें करंट के प्रश्न सीधे सीधे। भोजन पकाने में प्रयुक्त ऊर्जा की पहचान कीजिए। तो भोजन पकाने में कौन सी ऊर्जा लगती है पूछ रहा है? विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, पवन ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा। तो भोजन पकाने में जो ऊर्जा प्रयुक्त होती है उस ऊर्जा का नाम है रासायनिक ऊर्जा, ठीक है। तो भोजन पकाने में ऊर्जा होती है रासायनिक ऊर्जा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखें इनमें से कौन सा भूकंपीय तरंगों का एक प्रकार है? ठीक है। तो याद रखें भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती हैं, पी, एस और एल, ठीक है। तो ऑप्शन में दिखाई दे रहा होगा आपका पी मतलब होता है प्राथमिक तरंगे, प्राइमरी वेव्स जिनको कहा जाता है। एस मतलब सेकेंडरी वेव्स, द्वितीयक तरंगे कहा जाता है। और एल जो होती हैं इन्हें लव तरंगे कहा जाता है, ठीक है। लव नाम के वैज्ञानिक ने खोजी थी, इसलिए इन तरंगों को लव तरंगे कहा जाता है। सबसे पहले जब भूकंप आता है तो भूकंप आने के बाद रेडान गैस आपका क्या होती है? उत्पन्न होती है, ठीक है। और रेडान गैस निकलने लगती है और सबसे पहले कौन सी तरंगे दिखाई देती हैं? प्राइमरी वेव्स यानी प्राथमिक तरंगे दिखाई देती हैं, ठीक है। इनकी स्पीड 8 से 10 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से होती है। फिर एस की होती है और सबसे कम जो स्पीड है वो होती है एल तरंगों की, लव वेव कहा जाता है। लव नाम के वैज्ञानिक ने खोजा था। तो भूकंपीय तरंगे कौन सी हो जाएंगी? पी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखें क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस कलाकार को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार जो प्राप्त हुआ था पंडित बिरजू महाराज को प्राप्त हुआ था। जो बिरजू महाराज का संबंध है से है, ठीक है। और कथक जो है ये उत्तर भारत लोक नृत्य है, नॉर्थ इंडिया में चलता है कथक, ठीक है। तो कथक कई बार पूछा गया है, उत्तर भारत का लोक नृत्य है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखें निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा था? तो याद रखें जो मौर्य वंश है, मौर्य वंश, ठीक है, मौर्य वंश, ठीक है। मगध में वंश आए थे, पहला आया था हार्यक वंश, फिर आया था शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश, फिर शुंग वंश, फिर कर्ण वंश और फिर अंतिम वंश था मगध में आने वाला सातवाहन वंश, ठीक है। तो मौर्य वंश जो था, तो मौर्य वंश के संस्थापक का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य आपका ये मौर्य वंश का संस्थापक था। और मौर्य वंश जो था ये 137 वर्षों तक चला था। और मौर्य वंश का अंतिम शासक जो था इसका नाम था बृहद्रथ।
और बृहदत्त की जो हत्या है ये पुष्यमित्र शुंग ने की थी। पुष्यमित्र शुंग ने और एक नए वंश की स्थापना की थी जिसका नाम था शुंग वंश। यही पूछा है कि मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था, तो कौन था, बृहदत्त था। और बृहदत्त की हत्या पुष्यमित्र ने की थी और एक नए वंश शुंग वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो याद रखें ये था मौर्य वंश। ठीक है, इसका नाम मौर्य वंश इसीलिए पड़ा है, इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ लोग कहते थे कि ये मोर पालने का काम करते थे इसलिए मौर्य इनका नाम पड़ा था। कुछ इतिहासकारों का यह भी कहना है कि चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम मूरा था, इसीलिए आचार्य चाणक्य ने मूरा के नाम से प्रसिद्ध करने के लिए इनको मौर्य कह दिया था। ठीक है, बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर देखें। क्या है अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा लोक नृत्य जम्मू कश्मीर से संबंधित है। तो जम्मू कश्मीर में जो लोक नृत्य है वो कूंद कूंद होता है, यहाँ पर कुंद लिखा है, कूंद। ठीक है, देखें जो भवई है ये नॉर्थ राजस्थान का नृत्य है। भवई कहाँ का है, नॉर्थ राजस्थान का नृत्य है। जो होजागिरी है ये त्रिपुरा में बहुत फेमस है, होजागिरी। ठीक है, और जो जवारा है ये मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। ठीक है, तो इनको भी याद रखें। तो जम्मू कश्मीर का कौन सा हो जाएगा, कूंद हो जाएगा। भवई ऑप्शन में है, तो ये नॉर्थ इंडिया का, नॉर्थ राजस्थान का है। उत्तरी राजस्थान में भवई होता है जिसमें लोग क्या करते हैं, कलाकृतियां दिखाते हैं, अपने शरीर का करतब दिखाया जाता है। भवई आश्चर्यजनक चमत्कारिक रूप से शरीर को फिराया जाता है, ये भवई होता है। कोजागिरी त्रिपुरा में होता है और जवारा मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड का लोकनृत्य है और कूंद आपका जम्मू कश्मीर का। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखिए क्या कह रहा है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था, तो सुप्रीम कोर्ट से प्रश्न है। याद रखें जो सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन है ये 28 जनवरी 1950 को किया गया था। ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट भारतीय संविधान के आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट का वर्णन किया गया है, जबकि इसको उल्टा कर दोगे तो बन जाएगा 214, और 214 में प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा। ठीक है, तो जो सुप्रीम कोर्ट होते हैं, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 33 अन्य न्यायाधीश हैं। और जो न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि है, न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसको प्राप्त होता है, संसद को प्राप्त होता है, पार्लियामेंट को। और याद रखें भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है, भारतीय संविधान का संरक्षक या अभिभावक जो है ये कौन है, सुप्रीम कोर्ट होता है। और सुप्रीम कोर्ट यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आपका आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट ही रिट जारी करता है। इसके अलावा आप ये भी याद रखें आर्टिकल 129 बहुत महत्वपूर्ण है, सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा। यदि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा आर्टिकल 129, इसी तरह आर्टिकल 215 कहता है कि हाई कोर्ट भी एक अभिलेख न्यायालय होगा, एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई है, 28 जनवरी 1950। इतनी, और कौन से आर्टिकल में है, 124 आर्टिकल में है। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीश है, एक मुख्य न्यायाधीश है और 33 अन्य न्यायाधीश है। और जो न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार है वो किसके पास है, संसद के पास है। राष्ट्रपति न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि नहीं करता है। ठीक है, और जबकि जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं ये शपथ यानी ओथ जो लेते हैं ये भारत के राष्ट्रपति के सामने अपने पद की शपथ लेते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, देखें निम्न में से क्या वर्ष 1950 में अपनाए गए मूल भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं था। तो मतलब जब शुरुआती समय में संविधान बना था तो पूछ रहा है कौन सी चीज नहीं थी। याद रखें इमरजेंसी पहले से शामिल थी, मौलिक अधिकार भी भाग 3 में पहले से शामिल कर दिए गए थे, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल कर दिया गया था। लेकिन ये जो मूल कर्तव्य है फंडामेंटल ड्यूटीज ये संविधान में नहीं थी, इन्हें आपका भाग 4 का में जोड़ा गया था, इन्हें भाग 4 का के तहत और आर्टिकल 51 का के तहत जोड़ा गया था। और ये जो मूल कर्तव्य हैं ये सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश के आधार पर भारतीय संविधान में हमने किया था 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 1976 किया था। और भारतीय संविधान में हमने 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े थे, लेकिन वर्तमान में आपके मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या है वो है 11। ठीक है, तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के कितने कहने पर कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, 10 जोड़े गए थे। और कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। ये भी याद रखें आपातकालीन उपबंध जो है आर्टिकल 352 से आर्टिकल 360 में इमरजेंसी है, आपातकालीन उपबंध है। और आपातकालीन उपबंध का जो प्रावधान है ये हमने जर्मनी के संविधान से लिया है। मौलिक अधिकार जो हैं ये आपके भाग 3 में है, इन्हें संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है।
आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक इनका उल्लेख किया गया है। जबकि यहाँ पर लिखा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये आपके भाग 4 में है और नीति निर्देशक तत्व जो है ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं और ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या कह रहा है, मध्य भारत में बस्तर विद्रोह में हुआ था, मतलब बस्तर विद्रोह की डेट पूछ रहा है, तो याद रखिए बस्तर विद्रोह जो है ये 1910 में हुआ था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या कह रहा है कि पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड अपने अपतटीय संचालन में किसे हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान करता है? तो ये जो पवन हंस हेलीकॉप्टर है ये आपका प्रदान करता है तेल और प्राकृतिक गैस निगम, तेल और प्राकृतिक गैस निगम को क्या क्या करता है, सेवाएं प्रदान कर रहा है। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या कह रहा है कि पंचवर्षीय योजना स्थिरता के साथ विकास के विशिष्ट उद्देश्य, मतलब स्थिरता के साथ विकास कौन सी पंचवर्षीय योजना में बल दिया गया था? मैंने आपको कई बार पंचवर्षीय योजनाएं बताई हैं, जो 5 ईयर प्लान है पंचवर्षीय योजनाएं, इससे हर सेट में प्रश्न पूछा गया है। जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं ये आपका भारतीय संविधान में रूस से ली गई हैं और भारत में 12 पंचवर्षीय योजनाएं पूरी हो चुकी हैं और 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है 2012 से 2017 है। ठीक है, जो पहली पंचवर्षीय योजना है जो 1951 से 56 तक चली है, दूसरी 1956 से 1961 तक चली है, तीसरी 1961 से 1966 तक चली है, फिर 1966 से लेकर के 1969 में योजना अवकाश रहा है, फिर अगली 1969 से 1974 तक चली है, फिर अगली 74 से 78 तक चली है, 78 में फिर योजना अवकाश रहा है, फिर अगली 80 से 85 ऐसे करके योजनाएं चली हैं। तो पहली योजना, दूसरी योजना, तीसरी योजना, ये आपका क्या था, योजना अवकाश था, यहाँ पर अवकाश, ये चौथी योजना है। ठीक है, तो आपका पूछ रहा है कि स्थिरता के साथ विकास, जो पहली पंचवर्षीय योजना है कृषि, दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों को बढ़ावा दिया गया था, तीसरी में आपका सिंचाई को प्राथमिकता दी गई थी, और जो चौथी पंचवर्षीय योजना है उसमें स्थिरता के साथ विकास की बात की गई थी। इसका जो राइट आंसर होगा क्या, स्थिरता के साथ विकास। जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, सातवीं पंचवर्षीय योजना में आपका उत्पादन में वृद्धि को किया गया था और चौथी पंचवर्षीय योजना में स्थिरता के साथ विकास की बात की गई। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या कह रहा है कि भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना, थोड़ी देर पहले मैंने बताई कि पहली पंचवर्षीय योजना 51 से 56 तक चली है, ये पहली है, और दूसरी पंचवर्षीय योजना आपका 56 से 61 तक चली है, 56 से 61 तक चली है। इसका जो राइट आंसर क्या होगा, 1956 से 1961। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या कह रहा है कि सेकेरनेई नागालैंड का एक प्रमुख त्योहार है, यह एक दिवसीय कार्यक्रम है जो शुद्धि और पवित्रता के लिए मनाया जाता है। तो इसमें दो प्रश्न हैं, पहला याद रखो सेकेरनेई कहाँ का है, नागालैंड का है, और इसमें कितने दिनों तक आयोजित होता है, ये 10 से 15 दिनों तक आयोजित होने वाला त्योहार है। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या कह रहा है कि भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ओलंपिक संघ का जो गठन है ये 1927 यानी 1927 में हुआ था। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या कह रहा है कि अप्रैल 2022 में निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध बॉलीवुड हस्ती आसनसोल आपका कहां पर आता है, पश्चिम बंगाल के अंतर्गत आता है, आसनसोल से उपचुनाव जीतकर सांसद बना या बनी? तो उपचुनाव किसने जीता था? तो याद रखिए पश्चिम बंगाल आसनसोल से जीतने वाले व्यक्ति थे जिसका नाम था शत्रुघ्न सिन्हा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखें क्या कह रहा है, यदि मृदा में सूक्ष्म कणों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होता है, यदि मिट्टी में छोटे छोटे कणों का जो अनुपात है वो अधिक होता है, तो ऐसी मृदा को क्या कहा जाता है? ऐसी मृदा को कहा जाता है मृमर्ण मृदा, मृमर्ण मृदा कहा जाता है। क्लियर है कि नहीं? ध्यान रखें बालुई मृदा नहीं है, बालू के कण उसमें होंगे बड़े बड़े। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, मृमर्ण मृदा। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। किस योजना के तहत 10,000 रुपए तक की ओवरड्राफ्ट यानी ओडी सुविधा पात्र धारकों के लिए उपलब्ध? तो याद रखें जो जनधन खाता खोला गया था 2014 में, तो उसमें क्या हुआ था, 10,000 रुपए तक आप पैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर स्कीम कौन सी थी, प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 10,000 रुपए, यदि आपके पास एटीएम कार्ड है तो आप उससे 10,000 रुपए निकाल सकते हैं, आपके अकाउंट में पैसा न भी हो तब भी। ठीक है, ऐसा कहा जा रहा था प्रधानमंत्री जनधन योजना के
तहत। ठीक है, बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या कह रहा है, जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर दूसरी सबसे कम है। ठीक है, तो याद रखें पूछ रहा है जनगणना रिपोर्ट। तो पहला प्रश्न मैंने बताया कि जनगणना जो है ये संघ सूची यानी केंद्र सूची का विषय है। ठीक है, दूसरी बात पूछ रहा है कि किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर दूसरी सबसे कम है। याद रखें पहले में आपका सबसे कम साक्षरता किसकी है, बिहार की। बिहार 61% के साथ पहले नंबर पर है, और दूसरे नंबर पर सबसे कम किसकी है, अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश की साक्षरता आपका 65 के करीब है, 65% के करीब है। तो दूसरी सबसे कम कहाँ की हो जाएगी, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, देखिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाँ ठीक है, तो देखें ये थे आपके 20 प्रश्न जो एसएससी जीडी में पूछे गए थे। ठीक है, ये श्रृंखला लगातार चलेगी जब तक आपके पूरे पेपर नहीं हो जाएंगे। ठीक है, आशा है कि हमारे द्वारा दिया गया कंटेंट आपको समझ में आ रहा होगा और आप उसका लाभ उठा पा रहे होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो पर। यदि हमारा चैनल आपको अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।